कभी मुस्कान तो कभी सोनम, कभी सिया तो कभी रूबी। कुछ पत्नियों ने ऐसे ऐसे कांड कर दिए हैं जिन्हें सुनकर आज हर कोई हैरान है। यकीन ही नहीं होता कि भरोसे का ये रिश्ता इतना कातिलाना क्यों हो गया। आगरा से जो स्टोरी आई है वो किसी दृश्यम कांड जैसी खौफनाक है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आगरा में दृश्यम मूवी के पैटर्न में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पत्नी ने पति को बेहोश करके बाथरूम में दफना दिया। पति की गुमशुदगी होने की बात कहकर के रूबी ने पुलिस स्टेशन गई। रिश्तेदारों को 45 दिन तक गुमराह करती रही। आरोपी पत्नी ने खुद ही पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक पुलिस में दर्ज करवाई थी। लेकिन दूसरे मामले में पति की तलाश कर रही पुलिस रूबी की साजिश तक पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, दृश्यम, जिसका पार्ट 1 और 2 रिलीज हुआ। लेकिन आगरा में वाइफ की रियल लाइफ दृश्यम रिलीज हुई है। रूबी ने अपने घर के बाथरूम के रेनोवेशन के नाम पर पहले से ही मजदूरों से गड्ढा करवा लिया था। लेकिन देखिए, उसका असल प्लान मर्डर का जो राज था वो दबाने का था। पति सुरेंद्र शर्मा को रूबी ने खीर में नशे की दवाई मिलाकर खिलाई। पति बेहोश हो गया तो रूबी ने उसे बाथरूम में गड्ढे में दफन कर दिया। ऊपर से मिट्टी भी डाल दी और फिर बाद में कारीगरों के जरिए टाइल्स बिछवा दी। 45 दिन तक उसका राज यहीं दबा रहा। लेकिन पुलिस को उस पर गहरा शक हो गया और सख्ती से जब पूछताछ हुई तो रूबी ने सब कुछ कबूल कर लिया। पत्नियों को आखिर क्या हो गया? क्यों पतियों पर मौत का साया मंडरा रहा है? नाम अलग अलग है मगर काम कमोबेश हर जगह एक ही है। जी हाँ, इस फहरिस्त में आगरा की रूबी का भी नाम अब जुड़ चुका है, जिसे पति को मारने के लिए दृश्यम फिल्म का सहारा लिया गया। ठीक वैसा ही पैटर्न, वैसी ही प्लानिंग, बस पुलिस स्टेशन में दफन नहीं किया, अपने घर के बाथरूम में पति को बेहोश करके दफन कर दिया गया। रूबी पुलिस की गिरफ्त में है और उसने अपना जो गुनाह है वो भी कबूल कर लिया है। और ऐसा ही नाम पुणे की सिया का भी है, जिसने पिछले महीने 18 जून को अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले से खाई में धकेल दिया। सिया के इस काम में उसके प्रेमी चेतन ने साथ दिया। कुछ ऐसा ही सोनम रघुवंशी ने भी किया था, जिसने शादी के ठीक बाद अपने पति राजा को मेघालय ले जाकर खाई में धकेल दिया था। और मेरठ की मुस्तान रस्तोगी, उसने और भी ज्यादा खौफनाक कांड को अंजाम दिया था। पति सौरभ को उसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर उसके टुकड़े करके शव को नीले ड्रम में सीमेंट में पैक करवा दिया था। लेकिन देखिए, आगरा की रूबी ने और भी ज्यादा खौफनाक रास्ता अपनाया है। इस पूरी वारदात की चर्चा पूरे देश में अब हो रही है। सिकंदरा थाना इलाके में सुरेंद्र शर्मा नाम के शख्स की बॉडी रिकवर हुई और उसकी पत्नी रूबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रूबी ने जो खौफनाक साजिश का खुलासा किया वो भी चौंकाने वाला है। 45 दिन तक वो पुलिस को गुमराह करती रही, पति गुमशुदा है ये कहकर अपनी खूनी साजिश पर पर्दा डालती रही। लेकिन पुलिस ने उसके लापता पति सुरेंद्र शर्मा की लाश उसी के बाथरूम से बरामद कर ली। तो रूबी ने पुलिस को जो बताया उसे सुनकर फिल्म दृश्यम की याद आ गई। पुलिस को उस पर शक हुआ था। आसपास के लोगों ने भी रूबी को लेकर कुछ इनपुट्स पुलिस को दिए थे, जिसके बाद जो शक की सुई है वो रूबी की तरफ घूम गई थी। पहले तो रूबी कहती रही कि उसका जो पति है वो सुरेंद्र शर्मा लापता है, और ये कहानी वो 45 दिन तक दोहराती रही, सबको गुमराह करती रही। पुलिस रूबी के घर पहुंची लेकिन दूसरे मामले की जांच के लिए, और वो सुरेंद्र शर्मा की तलाश कर रही थी। लेकिन रूबी समझी कि पुलिस को उसकी साजिश का पता चल चुका है और वो डरने घबराने लगी। पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ की तो रूबी टूट गई और सारा का सारा राज रूबी ने उगल दिया। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब रूबी ने पति को मारने के लिए जो प्लान बनाया था वो सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर भरोसे का रिश्ता इतना खूनी और जहरीला क्यों होता जा रहा है। दरअसल पति को मारने के लिए रूबी ने पहले खीर में नशीली दवाई मिलाई और पति को धोखे से नशे वाली खीर उसने खिला दी।
पति सुरेंद्र शर्मा जब बेहोश हो गया तब वो उसे बाथरूम में लेकर गई। रूबी ने पहले से ही बाथरूम में गड्ढा करवा रखा था। मजदूरों से उसने बाथरूम के रेनोवेशन की बात कही थी। रूबी ने बकायदा बेहोश पति को इस गड्ढे में डाला, इसके बाद ऊपर से मिट्टी डाली। बाद में मजदूर बुलाकर उसने ऊपर से टाइल्स भी बिछवा दी थी। अब रूबी 45 दिनों से अपना राज छिपाई घूम रही थी। परिवार के लोगों को उस पर शक था। सबसे पहले मृतक सुरेंद्र के भाई अनिल ने रूबी से सच उगलवाया। अनिल शर्मा को उसने कैसे अपना राज बताया, ये सुनिए। ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। इसके वाइफ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोले बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा कि बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। और अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विशाल प्रताप जुड़ चुके हैं। विशाल, जरा ये बताइए कि रूबी का राज खुला कैसे? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें सामने आई और आखिर रूबी ने इतने खौफनाक कांड को अंजाम क्यों दिया? देखिए, जो आगरा पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है उसमें जब हमारे आगरा के सीनियर ऑफिसर्स से बातचीत हुई तो उनका एक कहना था कि रूबी ने जब से अपने पति सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी को दर्ज कराया था उसके बाद से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। लेकिन जो घर के आसपास लगे हुए सीसीटीवी थे उसमें सुरेंद्र शर्मा घर में अंदर आते हुए तो नज़र आ रहे थे लेकिन बाहर जाते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। रूबी ने जो अपनी शिकायत दी थी उसमें जो टाइम दिया था, जो समय दिया था, जो दिन दिया था, उसमें सुरेंद्र शर्मा की घर में एंट्री हो रही है लेकिन एग्जिट होते हुए नज़र आ रही है। पहला शक पुलिस का यहीं पे गहराया कि अगर रूबी इस तरह की बात बोल रही है और चूंकि वो उस समय पीड़ित थी तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को हर तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन जब पुलिस को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जिसमें ये पता लगा कि रूबी का अपने पति के साथ विवाद चल रहा था और विवाद इस कदर बढ़ गया था तो उसने करीबी लोगों को इसकी बाकायदा जानकारी भी दी थी। और जैसे ही रूबी को मौका मिलता है रूबी अपने घर के बाथरूम को ही खुदवाती है, मजदूरों से खुदवाती है और उसके बाद सुरेंद्र शर्मा को जब नशीला पदार्थ देकर के मार देती है तो उसके बाद खुद वो इस खौफनाक मंजर को न सिर्फ अंजाम देती है बल्कि मजदूरों को बुला करके उसके ऊपर टाइल्स भी लगवा देती है। लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है, कड़ाई से पूछताछ करती है, एविडेंसेस दिखाती है, मौके के जो तथ्य हैं वो रूबी के सामने रखती है तो रूबी टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि अगर कोई इस तरीके की डिफरेंसेस थे, कोई इस तरीके का छोटा सा विवाद था जिसको बातचीत के जरिए या कुछ और लोगों के प्रयास से सुलझाया जा सकता था तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि रूबी ने अपने पति के कत्ल का ही रास्ता क्यों चुना? या इस पूरी वारदात में कोई उसके साथ भी था या इस पूरे मामले में किसी के कहने पर रूबी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है? ये सारे जो सवाल हैं उसके जवाब तलाशने की कोशिश आगरा पुलिस कर रही है और इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। लेकिन खौफनाक वारदात में यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सुरेंद्र शर्मा का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी रूबी ने किया था और शव को दफना दिया था घर के ही बाथरूम में। लेकिन पुलिसिया पूछताछ और एविडेंस के हिसाब से ये पूरा मामला खुलासा हो गया। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे हम लेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियां ही सबसे संगीन जुल्म कर रही हैं, कहीं कहीं पति भी खौफनाक कांड को अंजाम दे रहे हैं। आगरा की रूबी ने जो वारदात की है उसकी चर्चा देश भर में है तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ का प्रदीप चौहान भी कुछ कम नहीं निकला। मेरठ में पत्नी का मर्डर कर दिया गया। पति प्रदीप चौहान को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ आगरा में पत्नी रूबी ने पति सुरेंद्र की हत्या कर दी, बेहोश पति को बाथरूम में जिंदा दफन कर दिया तो दूसरी ओर मेरठ में प्रदीप ने पत्नी निशा को चाकुओं से गोद कर मार डाला। आरोपी पति ने खुद पर भी चाकू से हमला किया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन एक चश्मदीद सामने आ गया जिसने प्रदीप के गुनाहों की गवाही पुलिस को दे दी। अब प्रदीप और निशा के बीच आखिर क्यों इतनी नफरत थी? क्या पत्नी निशा रील बनाती थी, उसे सोशल मीडिया में छाए रहने का जुनून था और इसी से नाराज होकर प्रदीप ने पत्नी की हत्या कर दी या फिर मामला कुछ और है?
ये हम आपको बताएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मेरठ से, जहां पति ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। यूपी के मेरठ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या से सनसनी फैल गई। निशा चौहान नाम की महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी की हत्या के बाद से प्रदीप ने खुद पर भी चाकू से वार किया ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके, लेकिन निशा के मासूम बेटे ने पुलिस को सारा का सारा राज बता दिया। कहा कि उसके माता पिता अक्सर लड़ाई झगड़ा करते थे। शुक्रवार सुबह 6 बजे ही झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से प्रदीप ने निशा का मर्डर कर दिया। निशा को रील्स बनाने का शौक था। वो ब्यूटिशियन का भी काम करती थी। पति प्रदीप से उसकी बनती नहीं थी। दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर भी झगड़ा था। निशा चौहान की रील सोशल मीडिया पर वायरल होती थी। कभी कभी वो अपने पति प्रदीप के साथ भी रील्स बनाती थी, लेकिन नॉर्मल दिखने वाला उनका रिश्ता वाकई इतना नॉर्मल नहीं था। थाना सरूरपुर के हारा इलाके से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला घायल रूप से वहां पर है। इसमें तत्काल ही टीम एक्टिव हुई। वह मौके पर टीम पहुंची और स्वॉट की टीम भी पहुंची यहाँ और सीसीटीवी की भी टीम पहुंची और वहां पर एक महिला जिसका नाम निशा चौहान है, उसको जो है घायल अवस्था में उसको पाया गया, जिसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। और कैमरे चेक करे गए वहां पर और इसका जो पति है इसके द्वारा इससे पूछताछ की गई। वह चश्मदीद जो वहां पर इनके बालक थे उनसे भी पूछताछ की गई, जिसके आधार पर इसके पति से ये ज्ञात हुआ कि इन दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच कल जो है झगड़ा हुआ था किसी बात को लेके और उसी आवेश में आके इस जो इसका पति है प्रदीप चौहान, इसने पहले महिला को मारा चाकू से और उसके बाद ये जो है कैमरे में दिख रहा ये पुष्टि हो रही है कि उसके बाद ये खुद ही जो है इसने अपने ऊपर जो है वार कर दिया, जिससे घायल हो गया और इसके उपचार के लिए इसको भर्ती कराया गया है। इसमें थाना सरूरपुर पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं पर पत्नी पति का खून कर रही हैं, कहीं पर पति अपनी पत्नी को चाकू से गोदकर मार रहे हैं। विशाल, मेरठ का ये केस कहां तक पहुंची, इसकी इन्वेस्टिगेशन, वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि प्रॉपर्टी विवाद भी सामने आ रहा है और ये भी सामने आ रहा है कि पति रील्स बनाने से, सोशल मीडिया पर इसे अपलोड करने से नाराज थे। देखिए, रिश्ते तार तार हो रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। कहीं पति अपने पत्नी की हत्या कर रहा है तो कहीं पत्नियां अपने पति को मौत के घाट उतार दे रही हैं फला वजहों से। लेकिन अगर मेरठ के इस मामले की बात कर लिया जाए, जहां प्रदीप चौहान ने अपनी पति निशा चौहान की जो हत्या की है और जो जुर्म है वो इस बात पे सामने आ जाता है कि उनका जो अपना मासूम बेटा होता है वो ये देख लेता है कि किस तरीके से पिता ने ही उसकी मां का कत्ल किया है। प्रथम दृष्टया अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें प्रदीप चौहान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। प्रॉपर्टी विवाद के साथ साथ एक ऐसा विवाद सामने आया है जो कि इस समय सबसे ज़्यादा लोगों का सर चढ़ करके बोल रहा है, वो है सोशल मीडिया का। बताया जाता है कि निशा चौहान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वो रील्स बनाती थी, अपने पति के साथ भी कई सारी उसने रील्स बनाई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से एक्टिव रहती थी और उसके बाद वो जिस तरीके के लोगों के संपर्क में भी आ रही थी, प्रदीप चौहान ने इस बात को पुलिस को बताया है कि उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे, उसका जो सोशल मीडिया पर इस तरीके का एक्टिवेशन था, उसको लेकर के प्रदीप चौहान बहुत ज़्यादा नाराज था और अक्सर वो लोगों से इस बात की शिकायत भी करता था। लेकिन जब निशा को ये बात बताता था तो निशा उसका विरोध करती थी और उसके बाद ऐसा हो गया कि प्रदीप ने अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी। ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, लखनऊ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का ये पहला दौरा है उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर। ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ पहुंचते ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी नितिन नवीन के साथ नजर आ रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए तमाम जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बड़े कार्यकर्ता हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और एक बार फिर से विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, अगर आगामी विधानसभा, यूपी विधानसभा चुनाव के चश्मे से देखा जाए तो ये बीजेपी अध्यक्ष का दौरा कितना ज्यादा अहमियत रखता है? देखिए, अगर अहमियत के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर तो आ चुके हैं, लेकिन लखनऊ यानी कि जो राजधानी है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले उनका स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, संगठन महामंत्री वहां पर मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में अब 6 से 7 महीने का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव का, और उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दिनों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये दौरा है। वो इस पूरे दौरे के
दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लखनऊ में ही रहेंगे, लखनऊ में रात्रि प्रवास करेंगे, लखनऊ में अलग अलग मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। जो लेटेस्ट में क्षेत्रीय टीम बनी है, संगठन की टीम बनी है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में, उन सब से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज रात्रि भोज में शामिल होंगे और ये तय करेंगे कि किस दिशा के साथ, किस दशा के साथ और किस क्षेत्रीय संतुलन के साथ भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप है वो तैयार करेगी। किस तरीके से वो अपनी नीतियों को लागू करेंगे और कैसे विपक्ष के पीडीए का जो जवाब है उसको जनता के बीच ले जाकर के देंगे। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी के हर नेता ने इस बात को कैमरे पे एक्सेप्ट किया था कि पीडीए का नैरेटिव जो था उसका शायद हम सही से जवाब नहीं दे पाए और संविधान बदलने की जो बात थी, विपक्ष का जो नैरेटिव था, उसको हम जनता के बीच सही तरीके से नहीं ले जा पाए। तो इस बार कम से कम इन सारे मुद्दों को जनता के बीच कैसे लेकर के जाना है, कैसे रोड मैप बनाना है, कैसे संगठन और सरकार का समन्वय करना है, कैसे अपनी पूरी योजनाओं को और जो राहत भरी योजनाएं हैं उन तक आम लोगों तक पहुंचाना है, इसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंच चुके हैं। 2 दिनों का ये दौरा रहेगा और इस दौरे के दौरान वो सारी बातों पर विचार विमर्श करेंगे। विशाल, लेकिन नितिन नवीन के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी चुनौती होगी? क्योंकि हालिया में जो पिछले चुनाव हुए हैं, अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने अपने आप को साबित किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है और ये बीजेपी के लिए गले की फांस जैसा ये मुद्दा बन गया है। इससे कैसे निकलेंगे, इसकी काट कैसे निकालेंगे? क्या इसको लेकर भी मंथन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि राम मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है। और बीजेपी भी चाहेगी कि इस मुद्दे पर जो भी सवाल निकले उन सभी का जवाब एसआईटी जांच के जरिए, अयोध्या पुलिस की जांच के जरिए और लोगों की भावनाओं के जरिए दिया जा सके। इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ये दौरा है उसमें यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को न सिर्फ जनता के बीच रखेगी, विपक्ष के जो सवाल होंगे उनका काउंटर करेगी, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में जैसा साफ कर चुके हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कोई भी निर्दोष फंसेगा नहीं और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। यानी कि जीरो टॉलरेंस की जो कार्रवाई है वो इस मामले में भी देखने को मिल रही है। चाहे मछली छोटी हो, चाहे मछली बड़ी हो, कोई भी बचेगा नहीं अगर उसने राम मंदिर में चंदा चोरी की है। तो जो नैरेटिव है, जो हमलावर है विपक्ष, उसको शांत करने के निश्चित तौर पर नितिन नवीन के इस दौरे के दौरान निश्चित तौर पर न सिर्फ एक पूरा रणनीति बनेगी, बल्कि उस रणनीति को ग्राउंड पे कैसे लेके जाना है, अयोध्या के इस मामले को कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच रखना है, इस पर भी निश्चित तौर पर बातचीत भी होगी और आक्रामक रणनीति भी बनेगी कि विपक्ष के सवालों का न सिर्फ जवाब दिया जा सके, बल्कि ये दिखाया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुत्व के लिहाज से हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद पार्टी है, सबसे ज्यादा सुरक्षित संरक्षण को देने वाली पार्टी है। और अपने इस उद्देश्य के साथ बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी, ये आने वाले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तय होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस खास जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बड़ी खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम से, जहां पर एक बार फिर से अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा है। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में एक्टर चंद्रचूड़ सिंह के घर के बाहर बुलडोजर चला है। उनके घर के बाहर सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध हिस्से को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान खुद एक्टर चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। टीम ने कोठे के बाहर अवैध रूप से बनाए गए रैंप को भी तोड़ दिया। उन्होंने अफसरों से बात की और बताया कि वे यहां करीब 30 साल से रह रहे हैं। उनके फादर ने प्रॉपर्टी ली थी। बुलडोजर एक्शन पर सवाल करते हुए चंद्रचूड़ ने पूछा कि अब कुछ और तो नहीं टूटेगा मेरे घर में। इसके जवाब में ऑफिसर्स ने कहा कि सिर्फ अवैध निर्माण पर ही एक्शन हो रहा है। डीजीपी अमित के मुताबिक डीएलएफ इलाके में लंबे समय से अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये बुलडोजर एक्शन हुआ। और हमारी सहयोगी अनामिका और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, कहां पर एक्शन हुआ है? क्या अभी और भी अवैध निर्माणों को ढाया जा रहा है? बिल्कुल, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद गुरुग्राम का प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड पे है। लगभग 5000 से ज़्यादा मकान है और ये पॉश इलाके में मकान है। डीएलएफ फेज 1, 2, 3, 4, 5 में ये मकान है। कुछ बिल्डिंग्स हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। कुछ घरों के आगे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, रैम्प बनाई गई है, पार्किंग बनाई गई है या फिर ग्रीन एरिया बनाया गया, यानी पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, कूलर लगा दिया गया है, जनरेटर लगा दिया गया। इन सभी अवैध निर्माण को अब प्रशासन डीटीपी
की टीम जो है वो हटा रही है, कुछ मकानों की सीलिंग भी की जाएगी, लेकिन अधिकतर घर ऐसे हैं जिन्होंने सड़क पर थोड़ा अधिक निर्माण कर दिया है, यानी कुछ एरिया अपने घर के आगे बना दिया है जो डीएलएफ की जमीन पे आता है, सरकार की जमीन पे आता है। ऐसे में अब उन सभी घरों पे एक्शन हो रहा है। ऐसे में एक घर आया एक्टर चंद्रचूड़ का, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई। हालांकि लोग उनके व्यवहार की सराहना कर रहे थे कि जब उनके घर पे बुलडोजर चल रहा था वो बहुत विनम्र तरीके से बाहर खड़े थे और प्रशासन से बात कर रहे थे। लेकिन चाहे एक्टर हो या फिर कितना भी बड़ा बिल्डर हो या कोई भी व्यक्ति हो, जिसने घर के बाहर अवैध निर्माण कर रखा है उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, ये प्रशासन ने साफ कर दिया है। जी अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर देश भर में मॉनसून के अटैक के चलते हालात विकट बने हुए हैं। 15 से ज्यादा स्टेट बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की इस वक्त मार झेल रहे हैं। आज मुंबई से सावधान रहने की हिदायत भी आई है, क्योंकि भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में बारिश के साथ साथ समंदर में ऊंची लहरों से लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हालात काफी ज्यादा विकराल बने हुए हैं। जूनागढ़ में हाईवे पर सैलाबी आफत में 4 गाड़ियां फंस गईं। चीख पुकार के बाद 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं डिंडौरी में सैलाब की चपेट में आने से कार बह गई। कार सवार 3 लोगों ने तैरकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इसके अलावा राजस्थान के 12 जिलों में भी आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश और बाढ़ का कहर दिखाई भी दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी बाढ़ का संकट बरकरार है। असम इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अरुणाचल में राहत बचाव कार्य काफी तेजी से चल रहा है, क्योंकि वहां पर भी जगह जगह बारिश नजर आ रही है। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के 6 जिलों की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। वहां की एक एक रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले गुजरात की तस्वीर आप देखिए। जूनागढ़ में सैलाबी आफत अब कितना मुसीबत भरा हो चुका है। लगातार बारिश के चलते हालात बेकाबू हो गए। यहां पर सैलाब के अटैक में यात्रियों से भरी ये 4 गाड़ियां फंस गई, जिसके बाद इलाके में चीख पुकार मची। पानी ने पूरी तरह से गाड़ियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसके बाद कुल 19 लोगों को रस्सियों के सहारे रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा समधियाला गांव के पास बाढ़ की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जूनागढ़ में इस वक्त भारी बारिश के चलते जो स्थानीय नदियां हैं वो भी उफान पर हैं। सड़कों पर इस वक्त दरिया बह रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं आसमानी आफत इस वक्त जूनागढ़ में कैसे कहर बरपा रही है। अब राजकोट में भी इस वक्त सैलाबी संकट की चपेट में। कई घंटों की मूसलाधार बारिश के चलते यहां पर ट्रैफिक ठप हो चुका है। सड़क पर सैलाब उमड़ पड़ा है और गाड़ियां खराब हो गई हैं। घुटनों से भी ज्यादा पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर मुंबई की। मुंबई में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। 6 जिले बारिश के रेड जोन में हैं। 10 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। सतारा, पुणे, नासिक में भी तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सैलाबी संकट से बचने के लिए अलग अलग जोन प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। और वहीं बीएमसी की टीम मुंबई में अलर्ट मोड पर काम कर रही है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में तेज बारिश की वजह से लगातार मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर बाकायदा जारी कर दिया गया है। और वहीं नवी मुंबई में भारी बारिश के चलते हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। तस्वीरें आप देखिए, सड़क पर जल भराव के चलते ट्रैफिक बाधित हुआ। आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। कई घंटों की बारिश से यहां पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है।